सो ओके गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ. बेसिक ईपीएस हमने कवर कर लिया है. द फॉर्मूला इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स, मतलब पैट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट्स डाइल्यूटेड ईपीएस. डाइल्यूटेड मतलब ऑफकोर्स कम होना, ईपीएस का कम होना. सो क्या लिखा है? डाइल्यूटेड ईपीएस को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड ईपीएस. क्या है ये कभी होगा रिड्यूस? कभी आपका ईपीएस कम आएगा. सिंपल है. अगर ये आपकी एक फॉर्मूला है, बेसिक ईपीएस की फॉर्मूला, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कॉमन शेयरहोल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. ऑफकोर्स जब भी आपका डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा तो ऑफकोर्स ओवरऑल आंसर कम होएगा. सो जब भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट इफ़ द नंबर ऑफ शेयर्स इन गो अप इन फ्यूचर, क्या है लेट्स सी. बट ऑफकोर्स मैं आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ, अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो आपका ईपीएस कम होगा ना. डिनोमिनेटर को आप जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका ईपीएस कम होगा, आपका ओवरऑल आंसर कम आएगा. बट नंबर ऑफ शेयर्स फिलहाल नहीं, बट अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स अगर फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, ये क्या होता है देखते हैं. बट अगर आपको लगता है कि आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स अभी है मार्केट में आउटस्टैंडिंग है या जो भी आपने कैलकुलेट किया, और फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, एट दैट टाइम आप बेसिक ईपीएस भी कैलकुलेट करोगे. बट आपको एक और चीज़ कैलकुलेट करनी होगी जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस. ठीक है सर, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं? तो उसके कुछ 4 कारण है, वो देख लेते हैं. आपने कॉर्पोरेट इश्यूज़ में कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कंपनी का कितना परसेंटेज इक्विटी है और कितना परसेंटेज डेब्ट है. बट अगर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, बट वो फ्यूचर में अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. कंपनी के पास ऐसे फिक्स इनकम है, बॉन्ड्स है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. या कंपनी फ्यूचर में ईसॉप देने वाली है, या वारंट्स, एक ही चीज़ जैसा है बॉन्ड्स ईसॉप्स वैसा कुछ. ईसॉप्स वारंट्स अगर कंपनी फ्यूचर में देने वाली है तो ऑफकोर्स आप ही देखिए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है. फिलहाल वो प्रेफरेंस शेयर्स है, बट कल जाके वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स फ्यूचर में बढ़ेंगे. कंपनी की बैलेंस में फिलहाल तो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स दिख रहे हैं, बट कल जाके बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्यूचर में बढ़ेंगे. कंपनी की कल जाके कंपनी ने आज ईसॉप्स एम्प्लॉयज़ को बोला कि आपको ये ईसॉप्स मिलेंगे, तो ईसॉप्स मिलेंगे मतलब कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स फ्यूचर में बढ़ेंगे. वारंट्स है. तो ये सब 4 कारण, ये 4 चीज़ें अगर अब हमारे बैलेंस शीट में है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ईसॉप्स या वारंट्स, तो हम इसको बोले कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है. अगर कन्वर्टेबल नहीं है और अगर ये दोनों नहीं है तो हम बोलेंगे हमारा सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर है. पर अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस हमारी बैलेंस शीट में है और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हमारी बैलेंस शीट में है, या ईसॉप्स हम इश्यू करने वाले हैं या वारंट्स इश्यू करने वाले हैं, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. और कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है तो हमें बेसिक ईपीएस तो कैलकुलेट करना ही है, बट साथ में हमने अगर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है तो हमें डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वापस बेसिक ईपीएस तो आपको कैलकुलेट करना ही है, कोई भी चीज़ें हो जाए. और अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल है तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया. और अगर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो आपको बेसिक ईपीएस के साथ आपको डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है तो भी. तो राइट. तो लेट्स सी सर कैसे होता है ये. इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं. हम चारों के एटलीस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, एटलीस्ट 3 की तो देखेगी, वारंट्स का तो नहीं है, बट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ईसॉप्स का एक बार कैलकुलेशन के साथ इसको समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है. मतलब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में मेरा कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है, मेरे पास ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में. लेट्स सी. कंपनी का फिलहाल पैट है 100, नंबर ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 10 है. प्रेफरेंस शेयर्स है बट वो कन्वर्ट होने वाले हैं, तो ऑफकोर्स ये एक कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है. यहाँ पे हमें बेसिक ईपीएस के साथ डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. नंबर ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 10, फेस वैल्यू 10, प्रेफरेंस डिविडेंड 6%, नंबर ऑफ कॉमन इक्विटी शेयर्स 10. पहले काम करते हैं बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत टाइम. आपका पैट है 100, पैट के बाद आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो माइनस करना है. सर क्वेश्चन में क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस कैलकुलेट कर सकते हैं. 10 के ऊपर 6%, वो हमें एक प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, एक प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड मिलेगा इंटू 10. सो 10 इंटू 6% इंटू 10 वी विल गेट 6, राइट. 6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स 10, सो 94 डिवाइड बाई 10 दैट वी विल गेट 9.4. ये हमारा बेसिक ईपीएस है. ये तो कैलकुलेट करना ही है भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, बेसिक ईपीएस हमें कैलकुलेट करना ही है. बट अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है
और हम क्वेश्चन में अज्यूम करते हैं कि ये जो मेरे प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए 1:1 रेशियो में, मतलब 10 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स फ्यूचर में हो जाएगा 10 इक्विटी शेयर्स। तो आपके मान में मेरे करंटली 10 इक्विटी शेयर्स तो है, ये भी कल जाके अगर इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे तो मेरे इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10 + 10 कितने हो जाएंगे फ्यूचर में, 20 हो जाएंगे ना। 10 अभी है, 10 बाद में भी हो जाएगा। तो डायलूटेड ईपीएस हमें कैलकुलेट करते समय ये दोनों तो आप समझ ही गए होंगे, 10 जो मेरे कॉमन शेयर होल्डर्स है प्लस अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो मेरे इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ बढ़ जाएंगे। सब डिनोमिनेटर तो आपने बढ़ा दिया तो कर दीजिए ना सॉल्व। नहीं, अभी ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान देना। यहाँ पे जो मैं अभी 5 मिनट आपके साथ बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैट 100 है, ऑफकोर्स फॉर्मूला में पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया। बट अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या मुझे मेरे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स तो रहेंगे नहीं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे ही नहीं तो क्या मुझे उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैंने -6 करके +6 वापस कर दिया, -6 कर दिया +6। इफेक्टिवली मेरे को देना ही नहीं तो मैं ना भी लिखूँ, बट हाँ -6 +6, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो आपका बढ़ ही रहा है बट न्यूमिनेटर में भी कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ गए, बट फ़ायदा क्या हो गया कि अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो पूरा का पूरा जो 100 रुपया है सब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो इसलिए -6 फॉर्मूला के हिसाब से +6 कर दिया। एंड ऑफ कोर्स देन यू गेट योर आंसर एज 5 एंड यू कैन सी योर EPS ड्रॉप्ड फ्रॉम 9.4 to 5, सो इट गॉट डायलूटेड, सो योर डायलूटेड EPS इज 5। आई होप आपको समझा होगा। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए बट साथ में आपको न्यूमिनेटर में भी कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ छोटा सा फ़ायदा हुआ है, आपको प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। तो आप माइनस करके आपने प्लस कर दिया, EPS फॉल्स टू 5। एंड आप ही देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। आज मैं अपनी कंपनी 9.4 मेरा बेसिक EPS है, बट अगर कल जाके डायलूट हो जाता तो मैं EPS ड्रॉप्स टू 5। सो फॉर बेटर कंपेरिजन आई विल प्रेफर कंपेयरिंग दिस कंपनी विद अनदर कंपनी का EPS। अगर मुझे कंपेयर करना है मैं 9.4 से कंपेयर नहीं करूँगा, मुझे 5 से कंपेयर करना है जो मुझे ट्रू फेस वैल्यू दिखाएगी कंपनी की। सो डायलूटेड EPS निकालना इतना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स कल कन्वर्ट होने वाले इक्विटी में तो आपका EPS गिरेगा, तो आपकी वैल्यूएशन गिरेगी, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ। एंड देन दिस EPS आई विल यूज़ टू एक्चुअली कंपेयर विद द अदर कंपनीज इन द मार्केट। ठीक है, ये था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में हम डायलूटेड EPS को आगे लेके जाते हैं।